नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज दान आपको इस वीडियो में जो आज सेकंड ग्रेड साइंस का पेपर हुआ था उसका जो फिजिक्स पोर्शन था उसको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ प्रश्न बच रहे हैं इस वीडियो से, तो हम सेकंड वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है अपने पास कि एक कण सरल रेखा OF के अनुदिश गति करता है तो किसी समय t पर कण की बिंदु O से दूरी x इस प्रकार से दी जाती है। x टाइम डिपेंडेंट है, समय पर इस प्रकार से निर्भर कर रही है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, जहाँ t सेकंड में मीटर विराम में आने से पहले कण द्वारा तय की दूरी कितनी होगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि विराम में कण कब आ रहा है। विराम में आने का मतलब क्या हुआ, वेग जीरो हो गया। इसका वेग जीरो हो गया तब विराम में आ जाएगा। वेग निकालने के लिए हम इस स्थिति का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ये हो गया अपने पास 12 माइनस 3t²। जब ये वेग जीरो हो जाएगा तो वो टाइम कितना होगा, 12 माइनस 3t² बराबर 0। तो यहाँ से t का मान आ जाएगा अपने पास 12/3, 4 का स्क्वायर आ गया अपने पास 2 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद वो कण क्या आ जाएगा, विराम में आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि जो स्थिति है कण की वो t बराबर 2 सेकंड पर कितनी है। हम इस समीकरण में t का मान 2 रख रहे हैं, तो 40 प्लस 12 गुणा 2 माइनस 2 का क्यूब, तो 40 प्लस 12 24, ये हो गया अपने पास 64 माइनस 8, ये हो गया अपने पास 56 मीटर। तो अपने पास ये उत्तर 3 सही हो गया। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जो फेरे हैं, तो N1 का मान कितना है, अपने पास 300 फेरे हैं, और N2 का मान अपने आ गया 75 फेरे हैं। द्वितीय कुंडली 75 फेरे हैं। तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान 20 एम्पियर है। I2 का मान कितना है, 20 एम्पियर है। तो हमें पूछा है कि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान कितना होगा, I1 का मान कितना होगा। हम जानते हैं कि I1 बटा I2 बराबर N2 बटा N1, ये ट्रांसफार्मर में धारा और फेरों की संख्या में संबंध है। तो यहाँ से हमारे पास I1 कितना आ जाएगा, I2 N2 बटा N1। तो I2 का मान कितना है हमारे पास 20 गुणा N2 कितना है 75 बटा N1 कितना है 300। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 15, 15 पंजा 75। तो ये I1 का मान कितना आ गया 5 एम्पियर। तो ऑप्शन 3 अपने पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कूलाम का नियम है या कूलाम का जो बल है वो उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कूलाम का नियम तभी मान्य होता है जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है। बिल्कुल, जब हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं तभी यही कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश। तो बिल्कुल ये सही करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये सही है। कूलाम का नियम तभी मान्य होता है जब आवेशों के बीच की दूरी नाभिक के आकार से कम होती है। नहीं जी, नाभिक के आकार से कम हो गई, इसका मतलब वहां पर कौन से बल प्रभावी हो गए, वहां पर नाभिकीय बल प्रभावी हो गए। जब नाभिकीय बल प्रभावी हो गए, इसका मतलब कूलाम का नियम उस रेंज में मान्य नहीं है, वहां पर नाभिकीय बल मान्य है। तो ये अपने पास क्या आ गया, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कूलाम का बल न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करते हैं। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। जब हम कूलाम नियम का सदिश रूप पढ़ते हैं तो वहां पर ये फॉर्मूला आता है F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसका मतलब पहले आवेश पर लगने वाला बल है दूसरे आवेश के कारण, उसकी दिशा दूसरे आवेश पर लगने वाले बल पहले आवेश के कारण उसकी दिशा विपरीत होगी, परिमाण में क्या होंगी, बराबर होंगे। तो ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। तो पहला और सी ये दोनों अपने पास स्टेटमेंट सही है। तो उपयोग करके सही उत्तर चुने। ए और बी दोनों सही है, नहीं जी गलत है। ए और सी दोनों सही है, बिल्कुल ये सही है। अपने पास तीनों सही नहीं है, तो अपने पास आंसर 2 सही हो जाएगा। अपने पास ए और सी दोनों सही है। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, लैम्डा बराबर एच बटा पी। समान है तो इलेक्ट्रॉन का संवेग, अच्छा इनका संवेग पूछता है, तो यहाँ से हम संवेग का फॉर्मूला कितना आ गया अपने पास, एच अपॉन लैम्डा। तो प्रोटॉन का संवेग कितना आ गया, प्रोटॉन का संवेग आ गया एच अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का संवेग आ गया बस एच अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। तो कहा गया कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है, लैम्डा पी और लैम्डा ई दोनों समान है, एच प्लांक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए समान होगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन का संवेग और इलेक्ट्रॉन का संवेग बराबर आ जाएगा। तो ये अपने पास ऑप्शन ए है ना, ये सही है।
प्रोटॉन का समय और इलेक्ट्रॉन का समय क्या है, बराबर है। तो नेक्स्ट देखिए आप, कोई व्यंजक है, टी टाइम पीरियड है, टी बराबर 2 पाई एम एल क्यूब मल्टीप्लाई क्यू बटा 5 वाई। ये कोई आवर्तकाल दिया गया छड़ का, जहां एम द्रव्यमान है, एल उसकी लंबाई है, क्यू कोई अज्ञात राशि है जिसका हमें विमान निकालनी है, और वाई क्या है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो हम जो टाइम पीरियड पढ़ते हैं ना सिंपल पेंडुलम का, वो होता है अपने पास 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बटा जी। तो है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो वहां पर स्क्वायर रूट में क्या था, एल बटा जी, और यहाँ पर स्क्वायर रूट में आ रहा है एम एल क्यूब क्यू बटा 5 है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, जो एम एल क्यू बटा वाई इसकी विमा है ना, वो एल बटा जी की विमा, एल ये कैपिटल लिख देते हैं, चलो एल बटा जी की विमा के बराबर है। तो यहां से एल कट गया, स्क्वायर बचा, और ये एल कट गया, तो यहाँ पर बस बचा एम एल स्क्वायर क्यू बटा वाई बराबर 1/g। तो यहाँ से जो क्यू का फॉर्मूला निकला है वो निकल गया अपने पास वाई बटा एम एल स्क्वायर और जी। तो क्यू की विमा कितना है, वाई यंग प्रत्यास्थ गुणांक की विमा हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसकी विमा होगी m1 l-1 और t-2 बटा m की विमा m1 L2 की विमा L स्क्वायर की विमा L2 होगी, जी की विमा कितनी हो जाएगी बस L1 t-2। तो यहां से अपने देखें तो m1 से m1 कैंसिल और t-2 से t-2 कैंसिल, ये आ गया अपने पास L-1 बटा L स्क्वायर गुणा L1, तो ये आ गया L-1 बटा L3। तो L की पावर 3 ऊपर आएगा तो L की पावर -3 हो जाएगा, -1 ऑलरेडी है तो L-4। तो ये अपने पास ऑप्शन 3 सही आंसर। नेक्स्ट देखिए आप कि 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक एक क्षैतिज घर्षण युक्त सतह पर चित्रानुसार दिखाए गए प्रभाव में गतिशील है। ब्लॉक का सतह के मध्य जो गतिक घर्षण गुणांक है म्यू के की वैल्यू देती है यहाँ पर 0.20, ये मात्रक हीन राशि है। सतह के कारण अभिलंब पर n का मान क्या होगा, n का मान देखो यहाँ पर हम इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर ये 4 बल लग रहे हैं, इस दिशा में 4 दिशा में बल लग रहे हैं, और ये सतह है ना। तो इन बलों का जो परिणामी होगा ना, परिणामी बल उस दिशा में ये गति करेगा, इस दिशा में परिणामी आया तो इस दिशा में गति कर जाएगा, और जो स्टैटिक गति घर्षण है वो इस दिशा में लग जाएगा। ये सतह को छोड़कर नहीं, सतह के संपर्क में रहे, इसका मतलब सतह को नहीं छोड़ रहा है। तो इसका मतलब इस दिशा में जो लगने वाला परिणामी बल है ना, वो इस दिशा में लगने वाले परिणामी बल के बराबर है। तो दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर की ओर लगने वाला बल कितना है n बराबर, नीचे की ओर लगने वाला बल कितना है F3 प्लस mg। यहां से देखें तो F3 नीचे लग रहा है और mg भी नीचे लग रहा है, ये रहे नीचे लगने वाले बल, और ऊपर की ओर बल लग रहा है n। तो ये ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल, ये बराबर होंगे तभी ये सतह के संपर्क में रहेगा, अदरवाइज ये सतह को छोड़ देगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या कैलकुलेट है, n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो n बराबर F3 प्लस mg। तो F3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 न्यूटन प्लस mg, m का मान कितना है 2 गुणा g की वैल्यू कितनी है 10, तो 4 प्लस 20 बराबर 24 न्यूटन। तो ये अपने पास आंसर कितना हो गया 24 न्यूटन, आंसर सही है। नेक्स्ट, दो सदिशों की पुच्छ प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित है। सपोज दैट ये अपने पास कोई दो सदिश है, इनकी जो पुच्छ है प्रारंभिक बिंदु ये एक ही बिंदु ए स्थित है। जब उनके बीच का कोण 20 डिग्री से बढ़ा दिया जाए, सपोज दैट पहले कितना था थीटा, और अब कितना हो गया थीटा प्लस 20 डिग्री, ये दोनों सदिशों की क्या कहती है, ये कोई सदिश ए है और ये कोई सदिश बी है। इन दोनों में कोण क्या कर दिया 20 डिग्री से बढ़ा दिया। तो इनका अदिश गुणनफल का परिमाण समान रहता है, लेकिन वो धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है। पहले अदिश गुणनफल कितना था ए बी कोस थीटा, और अब अदिश गुणनफल क्या हो गया ए बी कोस थीटा प्लस, लेकिन इनमें क्या क्या माइनस का फर्क आ गया। तो ए बी का परिमाण से ए बी के परिमाण कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का
कोस थीटा प्लस 20। तो ये आ जाता है अपने पास कोस थीटा प्लस 20 प्लस कोस थीटा बराबर 0। जब ये केस आता है तो एक अपने पास प्रॉपर्टी लगती है कि यदि दोनों का एंगल कितना हो गया, दोनों का एंगल थीटा प्लस 20 पहला एंगल है और जो दूसरा एंगल है थीटा, इन दोनों का मान जब 180 होता है तभी ये कंडीशन पॉसिबल होती है। तो हमारे पास यहाँ पर यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो थीटा और थीटा ये हो गया 2 थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू 180, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 160, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। तो वैसे भी देखें तो ये 90 डिग्री की लाइन है, पहले कितनी थी यहाँ पर 80 डिग्री पर था, ये 90 है और अब कितना हो गया अपने पास 100 डिग्री। तो ये 10 डिग्री ये हो गया और 10 डिग्री ये हो गया। तो इस लॉजिक से भी अपने ये प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें अपने पास आंसर हो गया, अपने करेक्ट आंसर 80 डिग्री। चित्र में प्रदर्शित सर्वसम प्रतिरोधकों प्रत्येक पर जो प्रतिरोध है वो R का लगा हुआ है कि जाल के लिए सिरों A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या है। देखें कि यहाँ पर प्रतिरोध R है, यहाँ पर जो धारा आएगी वो बराबर 3 भागों में बंट जाएगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों के लिए जो केस है वो सेम बन रहा है। ठीक है, तो ये जो R है और ये जो R है, ये देखो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएंगे बराबर। विभव बराबर हो गए तो ये जो R प्रतिरोध और ये R प्रतिरोध दोनों अप्रभावी हो गए। अप्रभावी होने का मतलब क्या हुआ, अब जो प्रभावी परिपथ है वो इस प्रकार से बचेगा उनका। इस प्रकार से ये जो प्रतिरोध प्रतिरोध कितना है आर 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 आर। तो ये दोनों जो प्रतिरोध है वो हो गए श्रेणी क्रम में, तो 2R हो गए। ये दोनों श्रेणी क्रम में तो 2R हो गए। ये दोनों भी क्या हो गए श्रेणी क्रम में, तो 2R हो गए। तो पहले अपने पास प्रतिरोध R लगा हुआ है, उसके बाद 3 प्रतिरोध लगे हुए 2R 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 और आगे फिर वापस R और आगे। तो ये आप देखें कि 2R 2R और 2R ये तीनों प्रतिरोध क्या है समांतर क्रम में। तो जब इनको ऐड करेंगे अपने तो ये R है ही अपने पास, इनको ऐड करने पर ये इन तीनों का जो परिणाम आएगा वो आएगा 2R बटा 3 R। अब ये तीन प्रतिरोध क्या होगी श्रेणी क्रम में, तो जोड़ दो इनको R प्लस 2R बटा 3 प्लस R। ये क्या हो गया 1R 3 बटा 3R और ये 3 बटा 3R 6 बटा 3 और ये 2 बटा 3 8 बटा 3R। तो ये आ गया अपने पास 8 बटा 3R। तो अपने पास ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक खुद और एक क्षैतिज तल जिसका स्थितिक घर्षण गुणांक 0.2 है तथा गतिक घर्षण गुणांक 0.15 है पर स्थिर अवस्था में है। यदि ब्लॉक पर एक क्षैतिज बल 1 न्यूटन आरोपित होता है तो घर्षण बल का मान कितना होगा। तो प्रश्न में कहा गया है जो स्थैतिक घर्षण है वो है इसका 0.2 और गतिक घर्षण गुणांक है वो है इसका 0.15। अब स्थिर है ये, अब हम स्थिर अवस्था में इस पर 1 न्यूटन बल आरोपित लगा रहे हैं। तो बताया गया कि घर्षण बल का मान क्या होगा। तो हमें पहले ये देखना है कि जब 1 न्यूटन बल लगाएंगे तब इस पर कौन सा घर्षण लगेगा, गति घर्षण लगेगा या स्थितिक घर्षण लगेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 1 न्यूटन बल लगाने पर, सपोज इसको पहले चेक करते हैं कि गति करवाने के लिए मिनिमम आरोपित बल का मान क्या होना चाहिए। इसका मतलब अधिकतम स्थितिक घर्षण बल का मान क्या होना चाहिए। हम ये कैलकुलेट कर लें कि F स्टैटिक मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू अपने पास 0.2 और आर की वैल्यू अपने पास mg 0.2 गुणा m की वैल्यू अपने पास 1 मल्टीप्लाई g की वैल्यू की 10, तो ये अपने पास 2 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान, स्थैतिक घर्षण बल का मान है अपने पास 2 न्यूटन। जब तक आप आरोपित बल का मान 2 न्यूटन नहीं लगाओगे या 2 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगाओगे
तब तक ये वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी। अब कहा गया है कि 1 न्यूटन आरोपित बल किया जाए तो घर्षण बल का मान क्या है। इसका मतलब 1 न्यूटन आरोपित बल कर रहे हैं और गति के लिए कितने न्यूटन बल चाहिए? 2 न्यूटन। हमने कितना लगाया? 1 न्यूटन। इसका मतलब ये अभी विराम अवस्था में ही है और विराम अवस्था में जितना बल लगाते हैं उतना का उतना स्थैतिक घर्षण बल लगता है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल है वो क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल वो है स्व समायोज्य। ये ध्यान रखना इस बीच का, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्व समायोज्य बल है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। जितना बल आप लगाओगे आरोपित बल है उतना का उतना स्थैतिक घर्षण बल होगा जब तक की वस्तु क्या हो? स्थिर हो। तो घर्षण बल का मान कितना हो गया आपके पास? आपने 1 न्यूटन आरोपित बल किया और घर्षण बल का मान भी कितना होगा? 1 न्यूटन। तो ऑप्शन 4 सही है अपने पास। नेक्स्ट देखें कि एक केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन करती है कोई छड़ है, तो इसका जड़त्व गुण कितना है? आई है। तो आई कितना हो गया हमारे पास? ml² बटा 12। ये जो छड़ है पहले इसका जो घूर्णन अक्ष था वो था ये, इसकी लंबाई कितनी? l है। यदि उस छड़ को एक वलय के रूप में मोड़ दिया जाए, वलय के रूप में मोड़ दिया जाए तो पहले लंबाई l थी, अब उस वलय की परिधि के बराबर होगी लंबाई, तो r कितना आ गया अपने पास? l बटा 2 पाई। अब इसको हमने क्या कर दिया? एक वलय के रूप में मोड़ दिया। उस वलय की त्रिज्या कितनी है? r है। वलय के रूप में मोड़ दिया तो इसके व्यास के परितः जो जड़त्व गुण वो कितना हो गया? s डैश i डैश। तो सपोज ये अपने पास व्यास है, इसके सापेक्ष जो घूर्णन है वो हो गया i डैश, और वो कितना होता है अपने पास? 1/2 mr²। तो i डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले बने। तो i डैश बराबर 1/2 m, r की वैल्यू कितनी है अपने पास? l बटा 2 पाई, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया अपने पास 1/2 m l² बटा 4 पाई स्क्वायर। ये हो गया अपने पास m l² बटा 8 पाई स्क्वायर। ये i डैश का मान आ गया और i का मान है अपने पास ये। प्रश्न पूछा गया i बटा i डैश, तो i बटा i डैश बराबर i का मान है अपने पास ml² बटा 12 गुणा 8 पाई स्क्वायर बटा ml²। ml² से ml कैंसिल हो गया, ये हो गया अपने पास 4 का पारा 2 बार और यहाँ 3 बार। ये हो गया अपने पास 2/3 पाई स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 अपने पास क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट, द्रव्यमान स्मॉल m का एक कण रखा गया है। पहला है कि द्रव्यमान m के एक समान गोलाकार कोश के अंदर, ये एक समान गोलाकार कोश है, इसका द्रव्यमान कितना है? m है, कैपिटल M। और इसके अंदर रखा गया लेकिन केंद्र पर नहीं है, तो इसका मतलब स्मॉल द्रव्यमान यहां रखा गया है। दूसरा, कोश के अंदर और केंद्र पर, अब हमने क्या रख दिया? स्मॉल द्रव्यमान यहां रख दिया। तीसरा है m द्रव्यमान के गोलाकार कोश के बाहर और केंद्र से r दूरी पर, ये बाहर है और ये केंद्र से r दूरी पर है, ये स्मॉल m द्रव्यमान। चौथा है कि द्रव्यमान m के एक समान ठोस गोले के बाहर और केंद्र से कितना है? 2r दूरी पर। ये ठोस गोला है और केंद्र से कितना रख दिया आपने? 2r दूरी पर, स्मॉल m द्रव्यमान। तो हम जानते हैं जो बल होता है वो इस प्रकार, अंदर और उसके बाद बाहर। तो ये तो है कि आपके पास त्रिज्या, त्रिज्या के अंदर ये हो गया। r का मान कितना है अपने पास? यहाँ तो r का मान कैपिटल R के बजाय यहाँ r का मान 0 के बराबर है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल हो गया 0 और सतह पर अधिकतम और उसके बाद वापिस घटता है। इसका मतलब जो न्यूनतम यहाँ पर घर्षण बल लग रहा है वो लग रहा है केंद्र पर। अभी ऑप्शन को देखते हैं। देखो दूसरा ऑप्शन है सभी पर समान, ये ऑप्शन अपने पास काट दो। लिखा गया है कि घर्षण बल का मान सबसे कम से सबसे अधिक, तो सबसे पहले कम कौन है अपने पास? सबसे कम है पहले अपने पास सेकंड, गोलाकार कोश के अंदर और केंद्र, केंद्र गुरुत्वाकर्षण 0 हो गया। तो पहला, फर्स्ट और सेकंड पर समान, नहीं फर्स्ट और सेकंड पर समान नहीं, नहीं सेकंड पर तो 0 है
और फर्स्ट पर नॉन जीरो है तो फर्स्ट और सेकंड पर समान वाला भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास ये फर्स्ट ऑप्शन अपने पास सही उत्तर। नेक्स्ट है कि दो उष्मा भंडारों के मध्य कार्यकारी एक कार्नो इंजन की दक्षता कितनी है, 1/3 है। तो ईटा अपने पास आ गया, अपने पास 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, और T2/T1 है। T2 सिंक का ताप है और T1 स्रोत का ताप है। तो यहां से अपने T2/T1 आ रहा है ये आ गया 2/3। लिखा गया है कि गर्म भंडार का ताप 99 डिग्री सेल्सियस, गर्म भंडार मतलब स्रोत का ताप, T1 बराबर 99 डिग्री सेल्सियस। तो T1 273, ये आ गया 372 केल्विन T1 का मान, स्रोत का ताप। तो यहां से सिंक का ताप कितना आ गया, T2 बराबर 2/3 गुणा T1। तो यहां से 2/3 गुणा T1 है अपने पास 372 केल्विन। तो ये 3 से कट रहा है अपने पास, एक बार 24 124 गुणा 2, तो T2 का मान अपने पास कितना आ गया, 248 केल्विन। तो अपने पास स्रोत और सिंक के ताप आ गया। अब कहा गया है यदि ठंडे भंडार, इसका मतलब सिंक है ये, ठंडे भंडार का ताप थीटा से बढ़ा दिया जाए तो दक्षता घटकर 1/6 हो जाती है। तो अब दक्षता कितनी होगी, 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस सिंक का ताप, इसने गर्म जो ठंडा है भंडार है उसका ताप थीटा से बढ़ा दिया, पहले 248 प्लस थीटा बटा T1। T1 कितना है अपने पास, T1 है 372 के। तो इसको सोल्व करें तो 248 प्लस थीटा बटा 372 बराबर 5/6। तो ये आ गया अपने पास 248 प्लस थीटा बराबर 5/6 गुणा 372। इसको 6 से कैंसिल करें, 36 बचा 1, 6 दूनी 12, 62 गुणा 5, ये 5 दूनी 10, 0 सिलाई 1, 6 अपने 30 और 1 31, 310। तो यहाँ से थीटा आ गया हमारे पास 310 माइनस 248, ये आ गया 52 और 10 62 केल्विन। तो ऑप्शन 4 अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलो इस वीडियो में आपको सोल्व करा दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।